आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 स्टेप्स बताऊंगा कि जिन्हें फॉलो करके आप सावित्रीबाई फूले की पुण्यतिथि पर स्पीच डिलीवर कर सकते हैं। आपको अपनी स्पीच की शुरुआत लोगों को संबोधित करके और सावित्रीबाई फूले को श्रद्धांजलि देकर करनी है। यह आप अपने तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद जो सबसे पहला स्टेप हम फॉलो करेंगे वह है कि हमें लोगों को यह बताना है कि सावित्रीबाई फूले ने विधवाओं की मुंडन की प्रथा को कैसे खत्म किया हुआ था। आप कुछ इस तरह से बोल सकते हैं। साथियों, हर साल 10 मार्च को सावित्रीबाई फूले की पुण्यतिथि आती है और इस दिन हम सब उन्हें याद करते हैं। दरअसल सावित्रीबाई ने अपने जीवन में समाज के सुधार के लिए बहुत सारे काम किए हुए हैं। आज मैं आप सभी को एक ऐसा किस्सा सुनाने जा रहा हूं कि जिसे सुनकर आप सब भी यह महसूस कर पाएंगे, आपको यह एहसास हो जाएगा कि सावित्रीबाई कितनी महान समाज सुधारक थी। दरअसल 19वीं सदी के अंत में महिलाओं के मुंडन के खिलाफ सावित्रीबाई का आंदोलन भारत के समाज सुधार के जितने प्रसंग हुए हैं उनमें से एक सशक्त प्रसंग था। दरअसल पति की मृत्यु के बाद महिलाओं को अशुभ मानकर जबरदस्ती उनके सारे बाल को काट दिए जाते थे, महिलाओं का मुंडन कर दिया जाता था। सावित्रीबाई इस अमानवीय परंपरा को रोकना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सीधे नाइयों के साथ संवाद करने का फैसला लिया। उन्होंने मुंबई और पुणे में नाइयों की सभाओं का आयोजन किया और उन्हें यह महसूस कराने में, उनको यह एहसास दिलाने में वे सफल हुई कि वे अपनी बहन जैसी, अपनी बेटी जैसी महिलाओं के बाल को काटते हैं, ये कितना क्रूर है और ये कितना अधार्मिक है। नाइयों ने सन 1860 में पुणे में सैकड़ों की संख्या में एकजुट होकर हड़ताल कर दी। उन्होंने सार्वजनिक घोषणा की कि वे अब से किसी भी विधवा का मुंडन नहीं करेंगे। ये आंदोलन सिर्फ सफल ही नहीं रहा, लेकिन समाज में फैली कुरीतियों को रोकने के लिए महत्वपूर्ण कदम था। सावित्रीबाई के लिए ये और साहसी कदम था, क्योंकि उन्होंने एक महिला होने के बावजूद नाइयों को, इतने सारे पुरुषों को संगठित करने का काम किया हुआ था। तो इस तरह से हम ये समझ सकते हैं कि सावित्रीबाई ने जो बड़ी बड़ी परेशानियां थी, खास तौर पर महिलाओं के लिए, उनको दूर करने में अपना कितना अहम योगदान दिया हुआ था। तो इस तरह से आप सबसे पहले स्टेप को कवर कर सकते हैं और लोगों को इस घटना के बारे में कह सकते हैं। उसके बाद जो हमें दूसरा स्टेप सावित्रीबाई फूले की पुण्यतिथि के भाषण में कवर करना चाहिए वह है कि हम लोगों को यह बताएंगे कि सावित्रीबाई ने पढ़ाई की शुरुआत कैसे की हुई थी। आप कुछ इस तरह से बोल सकते हैं। दोस्तों, सावित्रीबाई ने शिक्षा के क्षेत्र में अपना अहम योगदान दिया हुआ था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सावित्रीबाई ने शिक्षा कैसे ग्रहण की हुई थी? बात कुछ ऐसी है कि सावित्रीबाई की शादी सिर्फ 9 साल की उम्र में हो गई थी। उनके पति थे ज्योतिराव फूले। शादी के दौरान सावित्रीबाई फूले पढ़ना लिखना नहीं जानती थी, लेकिन पढ़ाई के प्रति उनकी लगन, उनकी रुचि को देखकर ज्योतिराव फूले ने उन्हें पढ़ाने का फैसला कर लिया। हालांकि ज्योतिराव फूले शादी के दौरान खुद एक छात्र थे, लेकिन उन्होंने सावित्रीबाई को पढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और इसका परिणाम यह आया कि सावित्रीबाई ने अपनी पढ़ाई के बाद टीचर की ट्रेनिंग ली और देश की पहली महिला शिक्षिका बनी। इससे हम ये भी समझ सकते हैं कि पति पत्नी का एक दूसरे के लिए सपोर्ट कितना लाभदायी हो सकता है। तो इस तरह से आप दूसरे स्टेप को कवर कर सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं कि सावित्रीबाई ने खुद अपनी पढ़ाई की शुरुआत कैसे की हुई थी। इसके बाद जो तीसरा और आखिरी स्टेप सावित्रीबाई की पुण्यतिथि के भाषण में हमें शामिल करना चाहिए वह है कि हम लोगों को यह कहेंगे कि सावित्रीबाई ने लड़कियों के लिए स्कूल की शुरुआत कैसे की हुई थी। आप कुछ इस तरह से बोल सकते हैं। दोस्तों, आज
सावित्रीबाई की पुण्यतिथि पर हम उनके जीवन से जितना भी सीख सके उतना सीखने का प्रयास करना चाहिए। दरअसल सावित्रीबाई ही वे थे कि जिन्होंने लड़कियों को अधिकार दिलाने की शुरुआत की हुई थी। सावित्रीबाई और उनके पति ज्योतिराव फूले ने पुणे में लड़कियों के लिए स्कूल की स्थापना की हुई थी। सन 1848 में खुले उस स्कूल को देश का पहला स्कूल लड़कियों का माना जाता है। सावित्रीबाई और ज्योतिराव फूले ने पूरे देश में लड़कियों के लिए 18 स्कूल की शुरुआत की हुई थी और इसके लिए ब्रिटिश सरकार की ओर से उन्हें सम्मानित भी किया गया था। इन स्कूल्स की यह खासियत थी कि वहां पर किसी भी जाति की, किसी भी वर्ग की महिला पढ़ने के लिए आ सकती थी। जहां उस समय महिलाओं को घर से बाहर निकलना भी असंभव जैसा माना जाता था, उस समय सावित्रीबाई ने महिलाओं के लिए स्कूल की शुरुआत की हुई थी। ये वाकई सराहनीय कदम था। हमारे देश में लगभग सभी हिस्सों में महिलाओं को स्वतंत्र रूप से जीने की आजादी दी जाती है। हम सबको इसके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। तो इस तरह से आप तीसरा स्टेप कवर कर सकते हैं और लोगों को कह सकते हैं कि सावित्रीबाई ने स्कूल की शुरुआत कैसे की हुई थी। इसे बताने के बाद लोगों को धन्यवाद कहिए और आपकी स्पीच को पूर्ण कीजिए। तो इस तरह से मैंने आपको 3 स्टेप्स बताए कि जिन्हें फॉलो करके आप सावित्रीबाई फूले की पुण्यतिथि पर अच्छा भाषण दे सकते हैं। अगर आप एक पावरफुल पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन लाइव पब्लिक स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें अभी कॉल कीजिए। मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा, आपकी सारी प्रॉब्लम्स और रिक्वायरमेंट्स को सुनूंगा और समझूंगा और आपको पर्सनल ट्रेनिंग देकर एक कॉन्फिडेंट और परफेक्ट पब्लिक स्पीकर बनाऊंगा। फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।